माताओं, बुजुर्गों और जो ऊपर छत के ऊपर खड़े हैं उन लोगों को भी नमस्कार। दोस्तों, अभी जब आ रहे थे तो कुछ चंद लोगों ने 10-12 लोग रहे होंगे, उन लोगों ने हम लोगों को काले झंडे दिखाए और हमारे ऊपर काली स्याही फेंकी। दोस्तों, बनारस की तो यह संस्कृति नहीं है, बनारस के लोगों की तो यह संस्कृति नहीं है। इसका मतलब ये लोग कौन हैं? ये बाहर से आए हुए लोग नजर आते हैं, ये बाहर से भाड़े पे लाए हुए लोग नजर आते हैं दोस्तों। लेकिन मैं ये सोच रहा था, मैं गुजरात गया तो नरेंद्र मोदी जी के लोगों ने वहां पे हमें जगह जगह काले झंडे दिखाए, 4 बार हमारे ऊपर हमला किया, हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बताओ, हमने कोई भ्रष्टाचार किया था? हमने गलत काम किया था? मैं यहां पे आया तो मोदी जी के भाड़े के लोगों ने फिर से हमें काले झंडे दिखाए, हमारे ऊपर काली स्याही फेंकी। कुमार अमेठी में राहुल गांधी जी को चुनौती देने के लिए गए तो वहां पे इनके साथियों की बुरी तरह से पिटाई की गई, इनके शीशे तोड़ दिए गए। मैं ये सोच रहा था कि आज तक क्या भाजपा वालों ने सोनिया गांधी को काले झंडे दिखाए थे? क्या भाजपा वालों ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए थे? क्या भाजपा वालों ने कपिल सिब्बल को काले झंडे दिखाए थे? क्या भाजपा वालों ने सलमान खुर्शीद को काले झंडे दिखाए थे? क्या कांग्रेस वालों ने मोदी को कभी काले झंडे दिखाए थे? क्या कांग्रेस वालों ने नितिन गडकरी को कभी काले झंडे दिखाए थे? क्या कांग्रेस वालों ने येडियुरप्पा को कभी काले झंडे दिखाए थे? कांग्रेस वालों ने कभी बीजेपी वालों को काले झंडे नहीं दिखाए और बीजेपी वालों ने कभी कांग्रेस वालों को काले झंडे नहीं दिखाए। आज सारे कांग्रेसी आम आदमी पार्टी वालों को काले झंडे दिखा रहे हैं, सारे बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को काले झंडे दिखा रहे हैं। क्या इससे बड़ा सबूत चाहिए कि ये दोनों मिले हुए हैं? कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए हैं, इससे ज्यादा बड़ा सबूत चाहिए? और इनका सबसे बड़ा दुश्मन आज कौन है? एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर देश को लूट रहे थे ये लोग दोस्तों 65 साल से। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिलकर लूट रहे थे, हमें पता नहीं चलता था, हम बेवकूफ थे इस देश के लोग। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस बार ये आम आदमी पार्टी ने आके इनका रायता फैला दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया, इनका जो धंधा चल रहा था इतने साल से। आज सवेरे वाराणसी पहुंचा, वाराणसी पहुंचने के बाद हम बाबा काल भैरव के मंदिर में गए, उनका आशीर्वाद लिया। उन्हें नगर कोतवाल माना जाता है और उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी काम शुरू नहीं किया जाता। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो लड़ाई है, जो वाराणसी में अब लड़ी जाएगी, उसके लिए मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। फिर मैं काशी विश्वनाथ मंदिर गया, वहां पे उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे मन्नत मांगी कि इस देश को भ्रष्टाचार से आजाद कर दो, इस देश को महंगाई से आजाद कर दो, इस देश को फिरका परस्ती से आजाद कर दो भगवान। गंगा में गोता लगाने के लिए गया, गंगा का पानी वाकई बहुत खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी काशी आए हैं। काशी धर्म नगरी है, काशी आओ और गंगा में गोता ना लगाओ, चाहे पानी कैसा भी हो, गंगा में गोता लगाना तो बनता है। दोस्तों, कई लोगों से मिला आज सुबह से, लोगों ने बताया जी कमलापति त्रिपाठी जी होते थे, उनके समय तो कुछ विकास हुआ था वाराणसी का, लेकिन उसके बाद से तो कोई विकास नहीं हुआ। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारे सीवर टूटे पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है और पूरा वाराणसी जो है उसकी सड़कें, पानी, बिजली सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। लेकिन आज पहले एक खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आया हूं।
वाराणसी की और देश की महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 1 अप्रैल से इस देश के अंदर बहुत बड़ी महंगाई होने वाली थी दोस्तों। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था तो मुझे पता चला एक बहुत बड़े षड्यंत्र का, उसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। लेकिन बहुत जबरदस्त महंगाई होने वाली थी। सरकार ने ऑर्डर पास कर दिए थे कि देश में गैस के दाम 1 अप्रैल से दुगने किए जाएंगे। अगर गैस के दाम दुगने हो जाते तो महिलाओं को अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता। ये गैस तो खाद बनाने के काम आती है। अगर ये गैस महंगी हो जाती, दुगनी हो जाती, तो खाद के दाम भी दुगने हो जाते। और अगर खाद के दाम दुगने हो जाते तो सारे खाने पीने की वस्तुओं के दाम दुगने हो जाते। दाल महंगी हो जाती, चावल महंगे हो जाते, गेहूं महंगी हो जाती, फल महंगे हो जाते, सब्जियां महंगी हो जाती। इसी गैस से बिजली भी बनती है, बिजली के दाम भी दुगने हो जाते दोस्तों। लेकिन आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ, मुकेश अंबानी के खिलाफ और ये बीजेपी कांग्रेस के साथ जो षड्यंत्र चल रहा था, इसके संघर्ष करती रही है। और मुझे कहने में खुशी हो रही है कि हमने इलेक्शन कमीशन से निवेदन किया कि अभी चुनाव का टाइम है, मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने ऑर्डर पास कर दिया 1 अप्रैल से इस ऑर्डर को लागू ना होने दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने हमारी दलील मान ली है। और ये जो 1 अप्रैल से गैस के दाम दुगने होने वाले थे, ये 2 महीने के लिए टाल दिए गए हैं। लेकिन अगर 2 महीने में आपने सरकार चुन ली तो फिर महंगाई के लिए अपने आप को कोसना, फिर भगवान को मत कोसना। उसके बाद इस षड्यंत्र के बारे में मैं भी थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूं कि मैं यहां क्यों आया, मैं वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं। निर्णय आपको करना है थोड़ी देर के बाद, लेकिन मैं वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं। मुझे सांसद बनने का कोई शौक नहीं है दोस्तों, मुझे एमपी बनने का कोई शौक नहीं है। एमपी बनने का शौक होता तो कोई सेफ सीट ढूंढ लेता। सारे नेता सेफ सीट ढूंढ रहे हैं अपने लिए, जहां से जीतने की उम्मीद होती है वहां से ढूंढते हैं। मैं वहां जाके लड़ता हूं जहां पे किसी को हराने के लिए लड़ा जाता है, जहां पे इस देश को लूटने वालों को हराने के लिए लड़ा जाता है। मेरे को अगर सत्ता का लोभ होता तो मुख्यमंत्री पद को क्यों इस्तीफा देता। मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको अच्छी नहीं लगती जी, सबको अच्छी लगती है मुख्यमंत्री की कुर्सी। उसूलों के ऊपर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, क्योंकि ये बीजेपी और कांग्रेस वाले इकट्ठे हो गए थे दोनों। इन दोनों ने मिलकर मेरा लोकपाल बिल पास नहीं करने दिया, तो उसूलों के ऊपर कुर्सी छोड़ी और बाहर आके जनता को कहा कि जी 28 सीट से तो काम चलता है, अब 40 सीट दो तो अच्छा काम करके दिखाएंगे आपको। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। मैं 3-4 दिन से सोच रहा था, देश के रेल मंत्री थे एक बारी लाल बहादुर शास्त्री जी। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया एक और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये तो भगवान का शुक्र है उस टाइम बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, नहीं तो कहते लाल बहादुर शास्त्री भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। भगवान राम हुए, उनकी माता जी कैकेयी ने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। भगवान राम के साथ तो सारी जनता थी, अगर वो कह देते मैं तो नहीं जाता, क्या कर लेती माता कैकेयी। लेकिन उन्होंने माता कैकेयी की बात मानी और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ये बीजेपी वाले होते तो कहते भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। उसके बाद जब भरत वापस आए और उनको पता चला कि उनकी माताजी ने उनके लिए पूरा राजपाट तैयार किया है, तो उन्होंने कहा मैं राजपाट नहीं लूंगा। और वो जंगल गए और उन्होंने भगवान राम से कहा कि वापस आ जाओ। भगवान राम ने जब मना कर दिया तो उनकी खड़ाऊ लेके वो वापस आए और उनकी खड़ाऊ के साथ उन्होंने राजपाट किया था। अगर ये बीजेपी वाले होते तो कहते भरत भी भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा। आज मैं जब गुजर रहा था सड़क से तो हरिश्चंद्र जी का, राजा हरिश्चंद्र घाट से गुजरे हम लोग। राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राजपाट दान में दे दिया था।
ये तो अच्छी किस्मत थी राजा हरिश्चंद्र थी कि जी बीजेपी वाले थे नहीं तो कहते राजा हरिश्चंद्र भगौड़ा है, भगौड़ा भगौड़ा। इन बीजेपी वालों को क्या पता त्याग क्या होता है, इन बीजेपी वालों को क्या पता असूलों की राजनीति क्या होती है। मैं इन बीजेपी वालों को कहता हूं अपने एक सरपंच से इस्तीफा दिलवा के दिखा दो, हम मान जाएंगे कि तुमको पता हो। दोस्तों, तो मैं यहां पे सांसद बनने के लिए नहीं आया। सबसे पहले मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि मैं यहां पे क्यों आया हूं। पिछले 10 साल के अंदर यूपीए ने, कांग्रेस की सरकार ने देश को इतना लूट लिया, इतना लूट लिया, इतना लूट लिया। 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज करा। अंग्रेज हमारे ऊपर, हमारे को लूटते थे और सारा पैसा लंदन ले जाया करते थे। लेकिन मेरे को लगता है 10 साल के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार ने जितना इस देश को लूटा है और जितना पैसा ये स्विस बैंकों में लेके गए हैं, उतना पैसा तो शायद अंग्रेज भी लंदन नहीं लेके गए थे 200 साल के अंदर। पूरे देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त रोष है दोस्तों। जहां जाता हूं जनता यही कहती है कि इस बार तो कांग्रेस को हराना है, और पूरा परिवार लगा हुआ है इनका, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे दामाद हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, सारे लगे हुए हैं इसके अंदर। तो जनता मन बना चुकी है कि इस बार कांग्रेस को हराना है। फिर किसको लाओगे? तो 1 साल से इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। 1 साल से इस देश के अंदर कुछ मीडिया वाले मोदी जी के साथ मिलकर यह प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी बहुत बड़े विकास पुरुष हैं। मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया। आते, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मोदी जी ने बड़ा विकास किया, मोदी जी ने बड़ा विकास किया, मोदी जी ने बड़ा विकास किया। और यह प्रचार किया जा रहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, तो देश में उतना ही विकास करेंगे जितना गुजरात में विकास किया था। कल मैं एक टीवी में प्रोग्राम देख रहा था, उसमें भी एक स्टूडेंट से पूछा, तो स्टूडेंट कहता है जी एक मौका तो मिलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। कल मैं ट्रेन में जब आ रहा था, मैंने एक बंदे से पूछा, वो कहता है जी मोदी जी ने बड़ा विकास किया। मैंने कहा क्या विकास किया? तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने कहा कैसे पता चला? गुजरात गए थे? पता ना जी, गुजरात तो कभी नहीं गया। मैंने कहा कैसे पता चला? कहता मीडिया से पता चला। तो जड़ मीडिया है, इस मीडिया ने फैला रखा है मोदी जी ने बड़ा विकास किया, मोदी जी ने बड़ा विकास किया। मैं अभी टीवी चैनल में एक देख रहा था थोड़े दिन पहले, एक किसान से पूछा, उत्तर प्रदेश का किसान था, उससे पूछा कि भाई किसको वोट दोगे? तो वो बोला जी नरेंद्र मोदी जी को। क्यों वोट दोगे? कहता है जी नरेंद्र मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। दोस्तों, इस देश के मीडिया ने, मीडिया के कुछ लोगों ने इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी है। झूठ बोला है पिछले 1 साल से, झूठ बोल बोल के प्रचार किया है पिछले 1 साल से कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है, नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है। मैं गया गुजरात, उसके बाद मैंने सोचा, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, इस्तीफा देने के बाद मैंने सोचा भाई अगर गुजरात में इतना विकास हुआ है तो मुझे भी जाके देखना चाहिए वहां पे, मुझे भी सीखना चाहिए, क्योंकि अब दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे और दिल्ली में हमारी 50 सीट आने वाली हैं। 50 सीट आएंगी तो दिल्ली के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, दोबारा दिल्ली में सरकार बनाएंगे, तो फिर हम भी सीख के आते हैं मोदी जी से। मैं इसलिए गया वहां पे गुजरात। गुजरात के 26 जिलों के अंदर हमारी टीम गई दोस्तों, और जो कुछ हम लोगों ने देखा वो सच आज मैं वाराणसी के लोगों को बताने के लिए आया हूं, आपके सामने वो सच बताने के लिए आया हूं। और अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूं तो मीडिया वाले भी मेरे को बता दे कि आप झूठ बोल रहे हो। दोस्तों, अगर मोदी जी वाकई विकास पुरुष होते, मेरे सामने देश जरूरी है, पार्टी जरूरी नहीं है। कोई भी पार्टी का आदमी हो, अगर अच्छा काम कर रहा है मैं उसको जाके ज्वाइन कर लूंगा, उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अगर मोदी जी वाकई विकास पुरुष होते, मैं उनके साथ उनका समर्थन करता। अगर मोदी जी सामान्य नेता होते
उनका विरोध नहीं करता, लेकिन जो चीजें मैंने देखी उसके बाद उनका विरोध करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे हैं जो अभी पिछले 10 साल से सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी इस देश के अंदर कर रहे हैं। वो सच में आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए आया हूं। आज मैं वाराणसी के किसानों से बात करने के लिए आया हूं। वाराणसी के किसानों को बताने के लिए आया हूं कि अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो आपकी जमीनें नहीं बचने वाली हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर किसानों की, हजारों किसानों की जमीनें छीन छीन के मोदी जी ने अडानी और अंबानी को दे दी है। अडानी और अंबानी बहुत बड़े उद्योगपति हैं जो भ्रष्टाचार कर करके अपना धंधा चलाते हैं। हजारों लाखों करोड़ का व्यापार है इन दोनों का। मोदी जी ने इनकी जमीनें छीन छीन के, किसानों की जमीनें छीन छीन के अडानी को दे दी। एक गांव में गया मैं, वहां के किसानों ने बताया, एक किसान बोला जी 7.5 एकड़ जमीन थी मेरी, पहले कंपनी के गुंडे आए, फिर पुलिस भेज दी मोदी जी ने, मेरी जमीन छीन ली, आज 5 साल हो गए, 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला मेरे को, 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला। दूसरे गांव में गया, वहां के लोगों ने बताया जी 50 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से हमारी जमीन थी, मार्केट भाव था, हमारी जमीन छीन ली मोदी जी ने और 1 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा दिया है हमको, गरीबों को 1 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा। और उनकी जमीनें छीन छीन के मोदी जी ने अडानी को 1 रुपए मीटर के हिसाब से जमीन दी है, 1 रुपए मीटर के हिसाब से जमीन दी है। तो अडानी चाचा तो लगता नहीं मोदी जी का, कुछ ना कुछ तो साठ गांठ हुई होगी मोदी जी और अडानी के बीच में। गलत तो नहीं कह रहा जी मैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी दोनों के बीच में। गुजरात के किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। जब मोदी जी की सरकार बनी थी पहले, तो किसानों ने बताया उसके पहले उनको सब्सिडी मिला करती थी तरह तरह की चीजों पे, ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिलती थी, थ्रेशर पे सब्सिडी मिलती थी, सारी सब्सिडी खत्म कर दी मोदी जी ने आने के बाद। ऐसी हालत बना दी कि किसान अपनी जमीनें वैसे ही देने को तैयार हो जाएं। किसानों को फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते और पिछले 10 साल के अंदर 5,878 किसान आत्महत्या कर चुके हैं गुजरात के अंदर। यह विकास है। तो जब कोई खड़ा होकर कहता है एक बार मोदी जी को मौका तो मिलना चाहिए, तो बड़ा दुख होता है कि उसको गुजरात की सच्चाई का नहीं पता। मैं वाराणसी में वाराणसी के किसानों को यह बताने के लिए आया हूं कि मोदी जी को वोट मत दे देना। अगर मोदी जी को वोट दे दिया तो ना तो तुम्हारी जमीन बचेगी और ना तुम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, मैं वाराणसी के व्यापारियों से बात करने के लिए आया हूं। वाराणसी के और देश भर के व्यापारियों ने देश में आंदोलन छेड़ा था कि किराना के अंदर एफडीआई नहीं आनी चाहिए, किराना के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम किराना में एफडीआई नहीं आने देंगे। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले मोदी जी ने अपने स्वर बदल लिए। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी जब दिल्ली आए थे तो उनसे पूछा गया कि मोदी जी क्या आप किराना में एफडीआई लाने के पक्ष में हैं? तो मोदी जी का जवाब था कि हमारे देश के व्यापारी इंटरनेशनल कंपटीशन से घबराते क्यों हैं? तो दोस्तों, मोदी जी मन बना चुके हैं कि अगर मोदी जी की सरकार बनी तो इस देश के अंदर वॉलमार्ट भी आएगा। अगर इस मोदी जी की सरकार बनी तो इस देश के अंदर वो सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा किराना के अंदर। मैं इंटरनेट पे देख रहा था, थाईलैंड के अंदर 15% व्यापारियों का धंधा बंद हो गया था। मलेशिया के अंदर सरकार को कदम उठाने पड़े थे क्योंकि इतने सारे व्यापारियों का धंधा बंद हो गया था। इंडोनेशिया के अंदर तो दंगे फैल गए थे क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी तो वहां पे कई सारे व्यापारियों का धंधा बंद हो गया था। तो अभी तो चुनाव भी पूरे नहीं हुए और चुनाव के पहले ही मोदी जी की कुछ ना कुछ सांठगांठ हो गई है इन लोगों के साथ। कांग्रेस भी एफडीआई ला रही है, मोदी जी भी एफडीआई ला रहे हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? कांग्रेस और बीजेपी वाले तो एक ही है, कांग्रेस और मोदी जी तो एक ही है। मैं वाराणसी के उद्योगपतियों से बात करने के लिए आया हूं, मैं वाराणसी के बुनकरों से बात करने के लिए आया हूं, मैं वाराणसी के बनारसी साड़ी बनाने वालों के साथ बात करने के लिए आया हूं कि पिछले 10 साल के अंदर मोदी
60,000 लघु उद्योग बंद हो गए हैं। 60,000 स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं पिछले 10 साल में। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुजरात सरकार खुद अपने आंकड़ों में कह रही है। तो अगर मोदी जी को आपने वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर बुनकर नहीं बचने वाले। अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर उद्योगपति नहीं बचने वाले, छोटे छोटे। मोदी जी का मॉडल है कि ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद करके ये चंद कुछ एक अंबानी और अडानी को देश का सारा उद्योग सौंप दिया जाए। तो इस वाराणसी के बुनकरों को सोचना पड़ेगा वोट देने के पहले। जब हम दिल्ली के चुनाव लड़े तो दिल्ली के कई व्यापारी, कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले उद्योगपति मुझसे मिलने आए। बोले जी हम चिदम्बरम साहब से मिलने गए थे। चिदम्बरम साहब से हमने कहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए आप कुछ फैसिलिटी दीजिए। तो चिदम्बरम साहब ने कहा अब जमाना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का नहीं बचा, अब आप ये अपने धंधे बंद कीजिए, बड़ा सोचिए, अंबानी की तरह बनने की कोशिश कीजिए, हजारों लाखों करोड़ रुपए का व्यापार करने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस भी यही सोचती है, मोदी जी भी यही सोचते हैं कि लघु उद्योग सारे बंद कर दिए जाएं, जो छोटे छोटे उद्योग लोग काम धंधे अपने घरों में करते हैं वो सारे बंद कर दिए जाएं और ये सारे काम धंधे उठा के अंबानी और अडानी को दे दिए जाएं। इसलिए मैं आज यहां पे बनारस में आया हूं दोस्तों। मैं यहां पे बनारस की गृहिणियों से बात करने के लिए आया हूं कि अगर आपने कांग्रेस या बीजेपी को, मोदी जी को वोट दे दिया तो इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी उसके बाद आप किसी को भी कोसने लायक भी नहीं बचोगे। कोसना भी बहुत महंगा पड़ जाएगा। यह पूरा षड्यंत्र मैं आपको बताता हूं। हमारे देश में पेट्रोल और गैस के कुएं हैं। ये गैस जमीन से निकलती है। सन 2000 के अंदर बीजेपी वालों ने हमारे गैस के कई कुएं उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए। क्यों दिए भाई मुकेश अंबानी को? कुछ ना कुछ तो कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने उनसे पैसे लिए होंगे। थोड़े दिन के बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस वालों ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, बीजेपी वाले कमा के गए, हम भी कमाएंगे। उस कुएं में से गैस निकालने का खर्चा $1 से भी कम आता है। $1 से भी कम खर्चा आता है गैस निकालने का, $1 प्रति यूनिट। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने, मुकेश अंबानी उसमें से, कुएं में से गैस निकाल के केंद्र सरकार को बेचते हैं। तो केंद्र सरकार ने उसका $4 दाम कर दिया कि हम मुकेश अंबानी से $4 में गैस खरीदा करेंगे। $1 की चीज $4 में खरीदेंगे। और अभी चुनाव के पहले कांग्रेस की सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया कि 1 अप्रैल से इस गैस का दाम $8 प्रति यूनिट हो जाएगा। मतलब कि $1 की चीज $8 में देंगे, $8 देंगे मुकेश अंबानी को। तो कुछ ना कुछ तो पैसे लिए होंगे कांग्रेसी ने। उनको लग रहा है अब हमारी सरकार तो आनी नहीं, जाने से पहले जितना कमा सकते हो कमा लो। लेकिन मजे की बात यह, बीजेपी चुप है। बीजेपी क्यों चुप है? तो मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा मोदी जी, खुदा ना खास्ता अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए तो आप मुकेश अंबानी को $1 की चीज के $2 दोगे, $4 दोगे कि $8 दोगे? 1 महीना हो गया मोदी जी को चिट्ठी लिखे हुए, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। जब मैं गुजरात गया अभी तो मुझे पता चला कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। गुजरात सरकार का एक बहुत ही सीनियर अधिकारी मेरे से मिलने के लिए आया और उन्होंने कहा जी मोदी जी ने तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि इस गैस के दाम $8 नहीं $16 होने चाहिए। दोनों मिले हुए हैं जी मुकेश अंबानी के साथ। बीजेपी वाले मिले हुए हैं, कांग्रेस वाले मिले हुए हैं, नरेंद्र मोदी मिले हुए हैं, राहुल गांधी मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं। तो मैं वाराणसी की गृहिणियों से बात करने के लिए आया हूं, वाराणसी के परिवारों से बात करने के लिए आया हूं कि अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो ये इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने के लिए तो राहत दी है, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद आपकी खाने पीने की सारी चीजें 4 गुना महंगी हो जाएंगी। आपकी बिजली 4 गुना महंगी हो जाएगी। तनख्वाह नहीं बढ़ने वाली है आपकी, आमदनी उतनी रहेगी, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर आपने मोदी। ये सारे कागज हम लोगों के पास आए हुए हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कुछ भी बोल देता हूं, अगर गलत बोलता हूं तो ये केस कर देते हैं अगले के दिन मेरे खिलाफ। कई केस कर रखे हैं इन लोगों ने मेरे खिलाफ। मैं वाराणसी की जनता से बात करने के लिए आया हूं और ये बताने के लिए आया हूं
मोदी दोनों अंबानी और अडानी के एजेंट हैं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों अंबानी और अडानी के हवाई जहाज में घूमते हैं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों अडानी और अंबानी के हेलीकॉप्टर के अंदर घूमते हैं। इन दोनों की रैली का खर्चा कहां से आता है? वो अडानी और अंबानी इनकी रैलियों का खर्चा देते हैं। अंबानी और अडानी इनको चुनाव लड़वाते हैं और जब ये चुनाव जीत जाए, कोई भी चुनाव जीत जाए, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। इस देश को मुकेश अंबानी चलाता है। ये कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं दोस्तों। अभी जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, जब मेरे पास ये गैस घोटाले के कागज आए, तो मैंने अंबानी जी के खिलाफ, मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी दोस्तों। आज तक इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं थी मुकेश अंबानी को हाथ लगाने की। आज तक इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं थी मुकेश अंबानी को छूने की। पहली बार इस देश के अंदर मुकेश अंबानी के नाम से हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जैसे ही मैंने एफआईआर दर्ज कराई, दोनों बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े हो गए। दोनों ने कहा कि ये मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। दोनों ने कहा कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। मुकेश अंबानी ने अन्याय हो गया, संविधान हो गया देश का। तो दोनों मिले हुए मुकेश अंबानी के खिलाफ के साथ। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर जाके पूरे देश को कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो बाहर से काला पैसा वापस लेके आऊंगा देश के अंदर। दोस्तों, मेरे पास मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है। वो अकाउंट नंबर मैंने लिख के भेजा मोदी जी को। मैंने कहा जी ये मुकेश अंबानी का और अनिल अंबानी का अकाउंट नंबर है। मैं आज भी साथ लेके आया हूं दोनों का अकाउंट नंबर। मोदी जी को देना पड़ेगा। मोदी जी ने येडियुरप्पा जी के साथ समझौता कर लिया। येडियुरप्पा को उन्होंने ले लिया, श्री रामुलु को उन्होंने ले लिया। श्री रामुलु इस देश, उन्होंने माइनिंग का कितना बड़ा घोटाला किया था। मुजफ्फरनगर में दंगे करने वाले जिनको, जो आरोपित लोग थे, उनको उन्होंने टिकट दे दी। रामविलास पासवान को ले लिया। रामविलास पासवान को किस लिए लिया? कि 5% पासवान वोट उनको मिल जाएंगे दोस्तों। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कल को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी कैबिनेट में कौन कौन होगा? अमित शाह उनके गृह मंत्री होंगे, येडियुरप्पा उनके टेलीकॉम मंत्री होंगे, श्री रामुलु उनके माइनिंग मिनिस्टर होंगे, ये मुजफ्फरनगर दंगे वाले कम्युनल हार्मनी मिनिस्टर होंगे, रामविलास पासवान फर्टिलाइजर मिनिस्टर होंगे। तो दोस्तों, यही सारे लोग तो अभी भी थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में। वो ही सारे कांग्रेसी छोड़ छोड़ के इधर आ रहे हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ दोनों के अंदर दोस्तों? और फिर भी अगर कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी को एक मौका मिलना चाहिए, तो अगर आप मोदी जी को एक मौका देते हो तो ये सोच लेना कि येडियुरप्पा को एक मौका दे रहे हो, श्री रामुलु को एक मौका दे रहे हो, रामविलास पासवान को दूसरा मौका दे रहे हो। ये मोदी जी को मौका नहीं दे रहे। वही के वही पूरा का पूरा तंत्र आप वापस लेके आ रहे हो दोस्तों। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि राजनीति अपने को बंद करनी पड़ेगी। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस से तंग आ जाते हैं, एक बार बीजेपी से तंग आ जाते हैं। अभी 10 साल के यूपीए के भ्रष्टाचार से हम लोग तंग आ चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने मन बना लिया कि यूपीए को हराना है और एनडीए वापस आ जाएगी। मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूं कि इस बार हम यूपी और एनडीए दोनों को हरा देते हैं तो एक नई क्रांति इस देश के अंदर जन्म लेगी। कैसे हराएंगे यूपी और एनडीए को? ये दोनों सेना, एक यूपीए नाम की सेना है और एक एनडीए नाम की सेना है, और इन दोनों सेनाओं के शहंशाह हैं। यूपीए के शहंशाह हैं राहुल गांधी और एनडीए के शहंशाह हैं नरेंद्र मोदी। अगर इन दोनों को हमने इन चुनाव में हरा दिया, राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी को अगर हमने इन चुनाव में हरा दिया दोस्तों, तो ये दोनों सेनाएं अपने आप ध्वस्त हो जाएंगी। आप जरा सा सोच के देखो, अगर ये दोनों हार जाते हैं तो यूपीए का क्या होगा, एनडीए का क्या होगा? कितने टुकड़े होंगे इन दोनों के?
और इस देश की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। आज तक आप इन पार्टियों के गुलाम थे, आज पहली बार अपनी आवाज उठाओ और इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दो। कई लोग मेरे से कहते हैं कि फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे प्रधानमंत्री भी बन जाएगा, 120 करोड़ लोगों के अंदर से कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन इस चुनाव को क्रांति में बदल दो। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराना है। इस बार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को हराना है। इस बार पूरे देश का चुनाव केवल 2 संसदीय क्षेत्रों में होगा, केवल अमेठी के अंदर होगा और वाराणसी के अंदर होगा। दोस्तों, मेरा मन कहता है अगर आपने इन दोनों को हरा दिया तो 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव होंगे और 1 साल के अंदर जब दोबारा चुनाव होंगे उसके अंदर ईमानदार लोग चुने जाएंगे और ईमानदार लोग संसद में जाके बैठेंगे और उसके बाद आपकी 5 साल तक सरकार चलेगी। तो इस बार ईमानदारी के लिए वोट देना। इस बार ये कई टीवी वाले कहते हैं स्टेबिलिटी 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 चाहिए। अरे किसको चाहिए स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी तो अंबानी को चाहिए। अगर स्टेबिलिटी होती, अभी चुनाव नहीं होते तो अंबानी के गैस के दाम बढ़ चुके होते अभी तक। जनता को तो चुनाव में बड़ा मजा आता है। चुनाव होते हैं उन्हीं दिनों में सड़कें बनती हैं, चुनाव होते हैं उन्हीं दिनों में राशन मिलना चालू होता है, चुनाव होते हैं उन्हीं दिनों में काम होने चालू होते हैं। स्टेबिलिटी तो इन नेताओं को चाहिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 1 साल में दोबारा चुनाव होते हैं इस देश के अंदर। अगर दोबारा चुनाव होंगे उसके बाद इस देश के अंदर ईमानदार सरकार बनेगी और स्थिर सरकार बनेगी। दोस्तों, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अभी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी बनी और 1 साल के अंदर उसको 28 सीट मिल गई। आज तक कभी नहीं हुआ कि एक नई पार्टी बनी और 1 साल के अंदर उसकी सरकार बन गई। दोस्तों, कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले का, अल्लाह का, खुदा का, ईश्वर का करिश्मा हो रहा है। कुछ ना कुछ तो कुदरत का करिश्मा हो रहा है। कुदरत अपना संदेश देने की कोशिश कर रही है। कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाता है। भगवान ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। दोस्तों, इस संकेत को, इस संदेश को समझने की कोशिश करो। सारे इकट्ठे हो जाओ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे इकट्ठे हो जाओ और जैसे भगवान ने झाड़ू चलानी शुरू की है, इस बार आप भी झाड़ू चलानी शुरू कर दो। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। जैसे मदन मोहन मालवीय ने एक एक रुपया इकट्ठा करके 2 मिनट बैठ जाइए। जैसे मदन मोहन मालवीय ने एक रुपया इकट्ठा करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी, मैं आपके पास पैसा मांगने के लिए आऊंगा। आपके पैसे से चुनाव लड़ेंगे और इस बार इस देश की जनता, मैं इस देश की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं, ये बनारस का चुनाव बनारस के लोगों का नहीं है, ये इस देश के लोगों का चुनाव है। जो लोग आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो सब लोग 1 महीने की छुट्टी लेके आधे लोग वाराणसी में आए और आधे लोग अमेठी में पहुंच जाएं। इस बार इस 2014 के चुनाव को हम इस देश की राजनीतिक क्रांति में बदल देंगे।